हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शोज में। हम अपने टॉपिक पर जो पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया हड़प्पा सभ्यता, उसी का आज तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता का पहला वीडियो लाए थे 0 to बेसिक, दूसरा था बेसिक से एडवांस, और अब हम जाएंगे एडवांस टू एलोबरेट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से उन 2 वीडियो को अवश्य देखें, ताकि ये जो हम डिस्कशन करें उस पर आपकी अच्छी समझ बन सके। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सभ्यता का आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। ये थोड़ा सा इंग्लिश टॉपिक है, थोड़ा धैर्य के साथ आपको सुनना पड़ेगा, आराम से समझिए, क्योंकि जब भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में बनता है तो कुछ ऐसी टॉपिक से बनता है। और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न इन दिनों में आप किसी भी अच्छे लेवल को उठा करके देखिए, पीटी में या मेंस में आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से ज्यादा वेटेज रखता है। आर्ट एंड कल्चर में आप एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया का आर्ट एंड कल्चर बहुत रिच है। हम सारे आर्ट एंड कल्चर्स को इसी तरह से कवर अप करते जाएंगे। पहले टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज दे दी, फिर एक ऐसी समझ विकसित कर दी जो आपको होल टॉपिक समझ में आ जाए, देन फिर आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम इस आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो इसके 2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी संस्कृति क्या थी, व्हाट इज कल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड सेकंड थिंग इज आर्ट क्या थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले उसके आधार पे क्या आर्ट थी उसकी, वो समझेंगे। कला समझते हैं, भवन निर्माण कला, बर्तन निर्माण कला इत्यादि। सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं कल्चर। कल्चर में आता है आपका धर्म, आपके रहने का तरीका, सोसाइटी कैसी थी इत्यादि। सबसे पहला पॉइंट जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है वो है धर्म। तो अगर हम बात करते हैं धर्म की, तो हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पा सभ्यता में धर्म पाया गया? बिल्कुल पाया गया। रिलीजन था हड़प्पा सभ्यता में, नो डाउट रिलीजन था। लेकिन क्या मंदिर मिले? मंदिर पाए गए? तो मंदिर नहीं पाए गए। लेकिन इसके समकालीन अगर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं तो वहां मंदिर पाए गए हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी लेवल की स्टडी करनी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया में मंदिर का एविडेंस था। इवन वहां तो राजा भी वही होते थे, पुरोहित प्रधान की प्रथा थी वहां पे। जो पुरोहित प्रधान था वो राजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे व्यापारी वर्ग था। ठीक है, धर्म की ओर चलते हैं। तो धर्म कैसा था? बहुधर्मीय, पॉलीथीस्ट, मतलब ये लोग प्रकृति पुजारी थे। प्रकृति पुजारी समझते हो? प्राकृतिक चीजों की पूजा करना। जैसे जब मानव समझ नहीं पाता, स्टार्टिंग से जब ज्ञान नहीं था धर्म के बारे में, तो हवा चली, आंधी आई, आंधी से उसे डर लगा। उसने सोचा मैं इससे लड़ लूंगा, लेकिन वो उससे नहीं लड़ पाया। आंधी ने उसका विनाश किया, फिर उसे डरने लगा, और डरने लगा तो उसकी पूजा करने लगा। तो वो वृक्षों की पूजा करता था। जब समुद्र किनारे थे या नदियों में बाढ़ आई, उससे प्रलय हुई, या नदियों के पानी ने उनको सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, उनकी खेती किसानी को अच्छा किया, तो वो जल की पूजा करने लगे, प्रकृति की पूजा करने लगे। जैसे मैं प्रकृति बात में भरोसा रखता हूं, जैसे मैं अच्छे ऑफलाइन संस्थानों से जुड़ा रहा, लंबे समय तक मैं इन संस्थानों से जुड़ा रहा, अपनी सेवा देता रहा, इसके एवज में जो कुछ मुझे मिलता था शुल्क मिलता रहा। लेकिन वहां रहते हुए मैं अपनी सेवाओं को उन तक नहीं पहुंचा पा रहा था जहां पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति कभी भी विभेद नहीं करती। प्रकृति सूरज है, प्रकाश देना है तो देना है, विभेद नहीं करेगा कि नहीं सर ये एरिया जो है इसमें मैं दूंगा और दूसरे एरिया में प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करता। वो प्रकृति समान रूप से वितरित करती है। हवा चल रही है, समान रूप से सबको लगेगी। यही सिद्धांत जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसी वजह से ये इनिशिएटिव मैंने उठाया था कि मैं समान रूप से सबको वही शिक्षा दे सकूं जो अच्छी फीस देकर के आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में लेंगे। अच्छे वो भी हैं, मैं किसी कोचिंग संस्थान का मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस वजह से कुछ छात्रों की भी मदद नहीं कर पाए। उससे मिले कि सर हमारी मदद कीजिए, या कोई आर्थिक रूप से परेशान था, या किसी के फैमिली में कोई दिक्कत थी, वो जाकर के ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ पा रहा था, इस तरह की समस्या है। तो इस वजह से हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा, तो मैं कंक्लूड करता हूं अपनी बात को। तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, आप सबके साथ में रिच कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं,
जो एक अच्छे स्तर की कोचिंग में प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि टीचर वहां भी वही है जहां मैं हूं। चलिए बहुधर्मी पे आते हैं हम। पॉलिथिस्ट थे, बहुत सारे जो है बहुधर्मी थे, प्रकृति पुजारी थे, अलग अलग चीजों की पूजा करते थे, इस वजह से बहुधर्मीय थे। कर्मकांडी थे, रिचुअलिस्टिक थे, अंधविश्वासी थे। बोले सर ये कैसे अंधविश्वासी कैसे थे? इससे पिछला वीडियो हमने पढ़ा था जिसमें हमने जाना था कि हमें एविडेंस मिले थे किसके? अग्निपीठ के। अग्निपीठ के मिले थे एविडेंस, मतलब एक वेदी मिली थी जहां पे हवन होते थे उस टाइप का। इस वजह से हम बोल सकते हैं कर्मकांडी थे, हवन इत्यादि में करते थे। साथ ही साथ जैसे हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, आज फिर रिपीट कर देते हैं कि स्नानागार का इस्तेमाल क्या था? तो स्नानागार का इस्तेमाल था पवित्र अनुष्ठानों के लिए, अपने आप को नहा धो करके पवित्र करना, देन पवित्र अनुष्ठान करना। तो पवित्र अनुष्ठान इत्यादि किसमें आते हैं? कर्मकांड में। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट को आते हैं। ये स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे। बोले सर आध्यात्मिक कैसे बोल सकते हैं आप आध्यात्मिक थे? तो देखिए आध्यात्मिक इस वजह से बोल सकते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि आदि योगी की एक वो मिली हमें मोहर। तो आदि योगी जो योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं वो आध्यात्म को शो करते हैं। आध्यात्म को शो करते हैं। आध्यात्म क्या है? इनर कंसाइंस, अंदर से अपने आप को इनर कंसाइंस होना आध्यात्म है। इनर कंसाइंस योग से आती है या तस्वीर करने से आती है, ये इनर कंसाइंस है। तो आध्यात्मिक थे, इसका एविडेंस क्या है? आदि योगी। आदि योगी की जो प्रतिमा थी वो। चलिए दार्शनिक थे, फिलोसफिकल। बहुत सारे उस जमाने में दार्शनिक बिल्कुल थे, दार्शनिक थे। बोले कैसे कि ये जो पूजा करते थे वो किसी करते थे? मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस जो है वो दर्शन को शो करती है। वो दर्शन क्या है? पहला तो स्त्री पुरुष के बीच में कोई विभेदीकरण नहीं है, जीव मात्र है। जीव जीव होता है, जीव का ना कोई लिंग होता है ना कोई स्वरूप होता है, इसलिए जीव जीव होता है। और जीव को जीव के रूप में देखना, उसको स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखना, यही दर्शन होता है। दर्शन को बहुत डिटेल में समझेंगे तब जानेंगे, तो शॉर्ट में बता दिया है। चलिए उसके बाद ये लोग मूर्ति पुजारी थे, आइडियल वर्शिपर। मातृ देवी की पूजा करते थे, साथ ही साथ यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। एक सिंग वाला जानवर जिसको पवित्र मानते थे, एक सिंगी जानवर, उसकी पूजा करते थे, यूनिकॉर्न की। ये कर्मकांडी से जुड़ा हुआ है। ताबीज मिलना या वृक्ष की पूजा करना। आपका ये पोर्शन बिल्कुल तैयार करना चाहिए कि सर धार्मिक स्थिति के बारे में कभी कुछ लिखने को आएगा, ये पॉइंट लिखते हैं, क्रम में स्वर आ जाएंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है मृत्यु। अब मृत्यु के लिए हर धर्म में फिलहाल की स्थिति में अपने अपने तरीके हैं। कहीं पर दाहपण होता है, अंत्येष्टि होती है, तो कहीं पर जो है समाधान किया जाता है, दफनाया जाता है, तो कहीं आंशिक समाधान भी है। बोले सर समझाइए। आज के एस्पेक्ट में देखें, पूर्ण समाधान, दफनाना, ताबूत के साथ दफनाना, क्रिश्चियनिटी, बिना ताबूत के दफनाना, इस्लामिज्म, दाहकरण हिंदुइज्म का सबसे मेन फैक्ट है। हिंदुइज्म में दाहकरण होता है, बड़ा जो बेटा होता है वो दाह देता है और दाहकरण की पिता होती है। बोले आंशिक समाधान क्या होता है? बोले आंशिक समाधान होता है पारसीज में। हमारे यहाँ साइलेंट टावर है मुंबई में, वहां क्या होता है कि मृत्यु हो जाने के बाद में सबको वहां छोड़ दिया जाता है और सबको जब गिद्ध खा जाते हैं तो जो हड्डियां बचती हैं उन्हें दफनाया जाता है। बोले सर ये कैसे प्रथा है? कि ये ऐसी प्रथा है, वो ये मानते हैं अपने धर्म के अनुसार कि ये जो हमारा शरीर है वो जो बना हुआ है प्रकृति की देन है और प्रकृति को ही समर्पित कर दिया जाए, ये किसी के काम आए। इसलिए साइलेंट टावर जो मुंबई में है वहां छोड़ दिया जाता है और जब हड्डियां बचती हैं तो हड्डियों को दफना दिया जाता है। ये होता है आंशिक समाधान। अब देखते हैं हड़प्पा के एस्पेक्ट में तीनों चीजें। पूर्ण समाधान का जिक्र मिलता है, बिल्कुल सिमिट्री एच, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है
सिमेट्री एच के नाम से, जो कहां है, हड़प्पा में, हड़प्पा नाम के शहर में है सिमेट्री एच, जहां पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान पाया गया और पूर्ण समाधान को एक्सेप्ट करा गया कि हाँ भाई पूर्ण समाधान होता था। ठीक, आंशिक समाधान भी था, बोले कैसे कि पहले अंत्योष्टि की फिर कलश को दफना दिया, अंत्योष्टि की और कलश को दफना दिया, आंशिक समाधान हो गया। बोले दाहकरण था, बोले सर ये कैसे कह सकते हैं आप दाहकरण था, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बहुत दिनों तक हिस्टोरियन के लिए रहा, लेकिन फाइनल जिस कंक्लूजन पहुंचे तो ये एक्सेप्ट किया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो दाहकरण है, इंक्रीनेशन का प्रोसेस है, वो भी होता था। तो इंक्रीनेशन का भी प्रोसेस है, वो कैसे एक्सेप्ट किया गया, बोले सर किसी का अगर दाहकरण कर दिया तो जो राख बची लाखों सालों में वो राख नहीं पता चलेगा, आप खुदाई करेंगे तो उस राख का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक लॉजिक दिया जाता है, वो ये है कि घरों की संख्या और जो पूर्ण समाधान कंप्लीट बरियल्स में जो कब्रें मिली, उन कब्रों की संख्या से मैच नहीं खाती। आई रिपीट, घरों की संख्या, जैसे मान लीजिए किसी बस्ती में, जैसे हर बस्ती, मोहल्ला या गांव जो आज की स्थिति में बसा हुआ है, तो वहां कम्युनिटी चीजें जरूर होती हैं। गांव के बाहर एक शमशान अवश्य होता है या कब्रिस्तान अवश्य होता है, जैसी कम्युनिटी रहती है वैसा होता है, और वहां के लोग वहीं पे दफनाए या उनकी अंत्योष्टि जो है दाहकरण किया जाता है। इसके अनुसार जो वहां घरों की संख्या मिली, मान लीजिए घर मिलते हैं हमें 100, एक सपोज कर लेते हैं घर हमें 100 मिले, लेकिन हमें जो वहां पे कब्रिस्तान में जो कब्रें मिली वो मिली हमें कितनी, 70। ये 30 कहां गई? इस लॉजिक की बेस पे ये कहा जाता है कि वहां जो है इंक्रीनेशन का प्रोसेस था। गॉट द पॉइंट? तो funerals, how many type of funerals? There are 3 types of funerals. First of all, complete burial. Second thing, partially burial and incremation. Got it? चलिए, ये समझ गए आप। अब समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी? तो सोसाइटी जो थी मैट्रिनल सोसाइटी थी, मातृसत्तात्मक। वो साहब इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि ये सोसाइटी जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का अंतर समझिए। जैसे जहां पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी होती है वहां पे बहुत सीधा अर्थ ये होता है कि शादी के बाद किसकी विदाई हो रही है और कौन किसके घर जा रहा है, केवल इस पर डिपेंड करता है। यदि शादी के बाद लड़की की विदाई होकर के लड़के के घर जाती है तो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, लेकिन वहीं यदि शादी के बाद लड़के की विदाई होकर लड़की के घर जाती है तो मातृसत्तात्मक है। ये केवल हड़प्पन में नहीं, आज की डेट में बहुत सारी जनजातियों में ये प्रथा है। जैसे नौकरिक नाम की जनजाति है नॉर्थ ईस्ट में, वहां ये प्रथा है। वहां पे नौक बोला जाता है, जो बर है नौक बोला जाता है। नौकरिक जनजाति में आज ये प्रथा है, मातृसत्तात्मक है। और संपत्ति जो है वो माता के बाद में उसकी बेटी को मिलती है, ना कि बेटे को, क्योंकि बेटा तो विदा हो जाएगा। गवर्नमेंट सोसाइटी मातृसत्तात्मक थी। अब ये कैसे कह सकते हैं, इसके एविडेंस कुछ तरह थे। मैक्सिमम एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ज्यादातर सबूत जो हैं वो मातृदेवी की पूजा के हैं। मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी की पूजा। छोटी छोटी फिगरेंस भी मिली, छोटी छोटी मूर्तियां मिली, वो भी मातृदेवियों की ज्यादा थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी क्या थी, मैट्रिनल थी। ये विवाद यही खत्म हो जाता है कि सोसाइटी कैसी थी। कुछ विशेषताओं पे आज हम जिक्र कर लेते हैं, और जो बची विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में लाएंगे डिटेल में। जो वीडियो रहेगा पूरा का पूरा इसकी व्यवस्था, इसकी जो साइट मिली है उस साइटों के ऊपर कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आर्ट का पार्ट आ जाता है, कल्चर हमने कर लिया। सिटी प्लानिंग इसकी कैसी थी? तो इसकी सिटी जो थी वो फोर्टिफाइड थी, दुर्गीकृत थी। दुर्गीकृत समझते हैं, मान लीजिए ये एक सिटी है और इसी सिटी के चारों तरफ एक दीवार का होना, एक दीवार का होना जो राजा महाराजाओं के टाइम में हुआ करती थी। भारत में देखने मिलती है ना, राजा महाराजा के टाइम में एक दीवार का बनना, जो दीवार से शत्रुओं से, जानवरों से सबसे मुक्त रखती है। पूरा शहर एक दीवार के अंदर बसा हुआ होना चाहिए, जिसे किलेबंदी बोलते हैं।
तो किलेबंदी थी उस समय, फोर्टिफाइड सिटी थी, और सिटी दो भागों में बट करके होती थी। सिटी के दो भाग होते थे, पहला भाग ऊंचाई पर होता था और दूसरा भाग नीचे होता था। निसंदेह ऊंचाई पे वो रहता था जिसका प्रभुत्व वहां होगा, और वो थे एलिट क्लास। इसमें एलिट क्लास किसको माना जाता था? व्यापारी को। व्यापारी को नीचे मजदूर वर्ग। समझे? अब बात कर लेते हैं कि इसकी रोड की व्यवस्था क्या थी, इसकी सड़क व्यवस्था का इतना जिक्र या इतनी तारीफ क्यों की जाती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसकी सड़क व्यवस्था के बारे में, इसकी सड़क व्यवस्था को बताइए इतनी तारीफें क्यों मिलती हैं कि ये बिल्कुल प्लान सिटी थी। तो इसके पीछे कारण है, जो शहर बसा हुआ था तो सड़क कुछ इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम था। सारी सड़कें समांतर पर काट रही, सारी सड़कें समांतर पर काट रही है। आप यहाँ पे कुछ भी बना दीजिए, यहाँ मकान बनाइए, दुकान बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन कुछ इस तरह का प्रोसेस है। आप यहां से चलिए, यहां मुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता भटक के यहां आ गए। अब जैसे अनप्लान सिटी, जैसे कभी आप पुरानी दिल्ली गए हो, गली में घुस जाइए, ये पता नहीं होता इसका एंड कहां होगा, और जहां एंड गए पतली सी गली में, यही पता ही नहीं है कि आगे तक ये गली बंद होगी। अनप्लान सिटी है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, किसी का घर जो है 7 फुट तक बाहर निकला हुआ है तो किसी का 10 फुट अंदर घुसा हुआ है। रोड ऐसे सांप की तरह लहराई हुई है। अनप्लान सिटी के उदाहरण है। आप अपने शहर को देखिए, प्लान्ड अनप्लान्ड बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लान सिटी ऐसी होती है, बिल्कुल प्रॉपर रोड होंगे, ग्रिड सिस्टम पे काटते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड व्यवस्था। ग्रिड सिस्टम पे काटते हुए रोड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप बताइए आपका शहर कैसा है? प्लान्ड अनप्लान्ड पहचान पाएंगे आप, तब आप जानेंगे कि आज जो प्लान सिटी का कॉन्सेप्ट जो आया है, जो बहुत सारे शहरों ने अपनाया है, स्मार्ट सिटी वगैरह इत्यादि, वो वहां से प्रभावित है। देखिए कहां कितना पहले 5 साल पहले की व्यवस्था है। तो प्लान सिटी है, प्लान गौरता भाई। अब बात करते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जल निकासी, जल निकासी देखिए, पतली सी नाली घस निकली, मेन रोड की नाली में इस तरह से मिल गई, और बाहर जाकर के मोटे से ड्रेनेज सिस्टम में गिर गई। एंगल इतना बढ़िया कि पानी का एक धार डालिए सीधा यहां से। भारत के अधिकांश हिस्सों का एंगल कैसा? 10 मिनट बारिश हो जाने दीजिए, घर क्या है, तालाब क्या है, नाली क्या है, सब समान। यहां देखिए, और जगह जगह मेनहोल, मेनहोल तो समझते हैं ना, नाली में छोटा गड्ढा जिसमें कीचड़ इकट्ठा हो जाए और पानी आसानी से बहता रहे, जगह जगह मेनहोल। इस मेनहोल के ऊपर क्या? ढक्कन। बोला सर इतना बेस्ट? बिल्कुल सर इतना बेस्ट, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं ढक्कन सिविलाइजेशन। ढक्कन उन मेनहोल्स के ऊपर। आश्चर्य की बात ये समझना कि उन नालियों की जब एविडेंस मिले तो नालियों में कोई भी कचरा नहीं था। समझ सकते हो प्रशासन कितना सख्त रहा हो। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, अभी इसके बारे में बड़ा सामंजस्य है, लेकिन प्रशासन कितना सख्त रहा हो और नालियों में 1% भी कचरा नहीं है। हमारे यहां इतना सिस्टम बने हुए हैं कि बेसिक से लेकर के ऊपर तक सारी राज व्यवस्था के पद अलग चलते हैं, प्रशासनिक पद अलग चलते हैं, नगरों में नगर आयुक्त होते हैं, जिला पंचायत में अलग तरह के अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, इत्यादि होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी शहर की नालियां देखी जाए तो फिर भी गंदी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ले है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, जवाबदेहिता किसी की बने। यहां नालियां बिल्कुल साफ, समझ सकते हैं कितना सख्त प्रशासन रहा होगा। ये इसकी विशेषताओं में से जल निकासी, बेहद बेहतरीन जल निकासी। उसके बाद हाउस प्लानिंग कैसी थी? हाउस प्लानिंग हमने आपको बताया ग्रेडिंग सिस्टम था। हाउस सारे समान अनुपात में होते थे, साथ ही साथ किसी भी घर की जो खिड़की जो होती थी वो होती थी रोड साइड में, और बाकी उसका दरवाजा जो था ना घर का, वो दरवाजा पतली गली में होता था, मेन रोड पे दरवाजा नहीं था। दरवाजा मेन रोड पे नहीं था, आई रिपीट, दरवाजा मेन रोड पे नहीं था। सामान्य समझ देखिए उनकी, नॉइज पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन से बचना है, दरवाजा मेन रोड पे नहीं रखे।
डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे, एक एक चीज को एलोबरेट करके चलेंगे। बॉल सिस्टम, अब देखिए फिर एक आश्चर्य वाली चीज आने वाली है कि दीवार बनाने की व्यवस्था। सबसे पहले 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो ईंट का जो रेशियो था, क्योंकि हड़प्पा में जो ईंट है वो पकी हुई ईंट थी, कल ही बताया था हमने आपको लास्ट वीडियो में। ईंट का रेशियो 1:2:3 के अनुपात में। बोले सर ये क्या है? यदि उसकी मोटाई 1 है तो उसकी चौड़ाई 2 होगी और लंबाई 3 होगी। बोले सर ऐसा तो हमने नहीं देखा है। तो सामान्य ईंट तो किसने देखी होगी तो देखना आज ना इसको कि उसकी मोटाई होती है 2 इंच, सामान्यतः ईंट की 2 इंच, उसकी चौड़ाई होती है 4 इंच, उसकी लंबाई होती है 6 इंच। है ना ताजुब की बात? आज भी इसी रेशियो को लगभग फॉलो किया जाता है जो उस समय किया जाता था। तो जब 4 इंच की दीवार बनाते हैं तो सिंगल ईंट लगा दिए, बोले 8 इंच की तो डबल ईंट लगा दिए। इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी तो अवेयर हो गए, ये वो पढ़ाई की बात नहीं, कॉमन सेंस की है कि सर 4 इंच की दीवार बनती है, 8 इंच की दीवार बनती है, तो आप देखिए ना। चलिए अब देखिए जो ताजुब बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इन लोगों ने इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम को डेवलप कर लिया था। और सर इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम क्या होता है अभी समझ जाओगे। ये वो विद्यार्थी जो इस तरह प्रवेश से जुड़े रहे हैं, जो घरेलू काम काजों में हाथ उठाते हैं, तो बड़ा इजीली इसको समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दीवारें कुछ इस तरह की होती हैं, इसमें कोई शक आज की डेट में होती है ना। तो होता ये है जैसे ये 2 ईंटें हैं 1 2, तो इन दोनों ईंटों के ऊपर ये तीसरी ईंट है जो इसको लॉक कर लेती है। इन दोनों ईंटों को तीसरी ईंट लॉक कर लिया, तभी तो एक बना। ये दीवार टूटेगी नहीं। अगर ये समान तरीके से एक के ऊपर एक रख दी जाती तो ये दीवार टूट जाती, बिखर जाती, लेकिन ये बॉन्ड बन गया। अब मान लीजिए ये 2 ईंटें हैं क्रॉस क्रॉस वाली, इनके ऊपर बॉन्ड किसने बना लिया? इस वाली बना लिया। इस पूरी सिस्टम को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। तो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया था। इनकी दीवारें इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में मिली हैं। सोचो, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में इनकी दीवारें मिली। साथ ही साथ इन्हें ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने जो दीवारों मतलब कि अपनी जो बाउंड्रीज बनाई उसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:3 अनुपात में रखा। बोले अगर सामान्यतः अगर लंबाई 15 फीट है तो चौड़ाई 10 फीट होगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई दीवार बनाए, कोई बाउंड्री करें, 20 फुट ऐसे कर दिया, 5 फुट ऐसे कर दिया, नहीं रुकेगी, गिर जाएगी। ये ज्योग्राफिकल की समझ होनी चाहिए कि हमें कितने बाई कितने का रखना है। 2:3 के अनुपात में था उनके ब्लॉक्स। ज्योग्राफी की अच्छी समझ थी। तो आज हमने कुछ विशेषताएं देखी और इनकी संस्कृति के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम चलेंगे, वीडियो 2 होगा इसका कल्चर का, उसमें हम जानेंगे कि जो साइट जो इनके मिले हैं उनके आधार पे स्नानागार, इनका गोदीबाड़ा समझते हो, पोर्ट इत्यादि के बारे में डिटेल चर्चा होगी। और यहां तक की वीडियो को ध्यान से देखें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी परीक्षाओं के आधार पे ये डिसाइड करें हमें कितने वीडियो देखने हैं। वनडे एग्जाम देना है, शुरुआत के 2 वीडियो देख लीजिए, वीडियो 1 वीडियो 2 आपका काम हो जाएगा। अच्छी समझ विकसित करनी है तो हड़प्पा सभ्यता का वीडियो नंबर 3 जो आज है, ये वीडियो नंबर 3, इस पे आइए, इसके बाद कर लीजिए। अंतर 2 वीडियो देखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।